ये है मेरे शौहर अजहर खान, सनाफ रईस खान, गोलकुंडा छोटे बाजार के रहने वाले हैं। ये एफआईआर की कॉपी है सीसीएस की नामपल्ली में, और ये गोलकुंडा पीएस में जो मैंने कंप्लेंट दिया था वहां की है। अब मुझे आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि मुझे गुजारा भत्ता नहीं चाहिए। 5-10 हजार रुपए गुजारा भत्ते पे नहीं, औरत की जिंदगी सिर्फ गुजारे भत्ते से नहीं चलती। अपने हक के लिए लड़िए, और जो है अपने हक, अपने बच्चे के हक के लिए लड़िए। ऐसे मर्द को फांसी से भी ज्यादा सजा दीजिए जो किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, जो जिंदगी को तबाह कर देते हैं। इनको शहर से निकाल दिया जाए, इनकी पूरी फैमिली को शहर से निकाल दिया जाए। और मुझे हरास करे, मुझे जान से मारने की धमकी दी है, अटैक करवाने की कोशिश की। मैं निहत्ती थी, 1-2 महीने के बच्चे के लेकर मैं कैसे कैसे यहाँ स्ट्रगल कर रही हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। मैं यूपी के रहने वाली हूँ और मेरा ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था। मैं देहरादून में 6 साल से जॉब कर रही थी। उसके बाद जो है 2017 में अजहर खान ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजाया, दोस्ती किया। चीट स्टार्टिंग से ही वो चीट करता रहा, मुझे इस चीज़ की खबर नहीं थी। और जो है फिर उसने साजिशन मुझे बोला कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, ऑलरेडी मेरी शादी हो चुकी, मैं डिवोर्स हूँ, मैं अब किसी से शादी नहीं करना चाहती हूँ और मेरी लाइफ अच्छी है, सेट हो चुकी, मैं जॉब कर लेती हूँ, मैं अपना खा कमा ले रही हूँ, मुझे किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है। ये हरम गया, वहाँ जा जाकर, मदीना जा जाकर उसने 2.5 साल तक मुझे यकीन दिलाया कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, बहुत अच्छा केयर कर सकता हूँ, सब आदमी एक जैसे नहीं होते और ऐसा नहीं आप कब तक अपनी ज़िंदगी अकेले काटती रहोगे। मैं मदीने वाले का नाम लिया, हरम का नाम लिया, मैं उस चीज़ पर मैं जो है वो हो गई कि चलो ठीक है, बंदा शायद अच्छा है, रोज़ा नमाज करने वाला है। मैं ये सोचकर मैंने इसके कदम को आगे बढ़ाया। फिर उसने जो है 2019 में जो है मुझसे निकाह किया, वीडियो कॉलिंग पर बताया कि ऐसे ऐसे निकाह कर लो। मैंने किया, करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर उसने मुझे सऊदी अरब बुला लिया, जद्दा शहर। निकाह जब कहाँ पे आप और वो कहाँ? निकाह होने मैं देहरादून में थी, वो सऊदी में था। वो हरम में रहकर मेरे से निकाह किया, काबे को पकड़कर कि मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ, मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। फिर मैं वहाँ गई, 11 महीने अपनी जिंदगी के वहाँ गुजारे। 3-4 महीने तक तो मैं उसके साथ ठीक रही, फिर धीरे 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 उसका फरेब मेरे सामने आता रहा। धीरे धीरे मैं उससे बोलती रही कि झूठ से किसी का भला नहीं होता अजहर, झूठ मत बोला कीजिए, अच्छी बात कर करके जो है मुझे बहलाता फुसलाता रहा। मेरे पास जॉब करती थी, पैसे थे, करीबन 10 लाख रुपए मैंने इकट्ठा कर रखे थे, 12 तोला मेरे पास सोना था। नहीं, बेबी केयर की जॉब करते थे देहरादून में। 6 साल तक मैं जॉब करके घर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करके रखी थे। इसने धीरे धीरे करके अपने माँ के पास, अपने बाप की बीमारियों में पैसा मुझसे ले लिया। कुछ बैंक डिटेल्स है मेरे पास, कुछ मैंने कैश दिया है जो है। लेने के बाद फिर जो है ये मारने पीटने लगा, फिर धीरे धीरे करके अपना गंदा चेहरा सामने ला मारने पीटने लगा। फिर मैं बहुत तंग आने लगी, मैं बोलने लगी कि मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना जो दिखा रहा है, नहीं, मुझे आप छोड़ दीजिए। शुरू से मैं बोलती छोड़ दीजिए, मुझे नहीं रहना। नहीं जी, मैं क्यों छोड़ूंगा, काय को छोड़ूंगा, अब मैं गुनहगार बन जाऊंगा, ऐसा वैसा करके मुझे मारता पीटता रहा। बहुत मारा इसने जो है सऊदी में भी। मैं तंग आकर फिर मेरे वालिद का इंतकाल भी हो गया था, मैं आ गई इंडिया, यूपी आ गई। फिर उसके बाद 5 महीने बाद जो है अजहर खान भी देहरादून आ गया। आने के बाद मेरे फैमिली के साथ रहा करीबन 1 साल तक। 3 मई 2022 को इसने मुझसे चीट किया, बोला मैं जा रहा हूँ जॉब के लिए, दुबई जा रहा हूँ। उस वक्त मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। मैंने कहा ठीक है, यहाँ अच्छी सैलरी नहीं मिलती, मैं जा रहा हूँ। मैंने उसको भेजा, वो नहीं गया, वो हैदराबाद आ गया था। अगर उसको अपनी फैमिली के पास जाना था तो वो बता के भी जा सकता था। वो चीट करके क्यों गया कि मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। रहने जाने वालों को वैसे भी कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। उसके दोस्तों के थ्रू मुझे पता चला कि वो आउट ऑफ कंट्री नहीं है, वो इंडिया में ही है। मैं जब फोन कर रही थी तो वो इधर उधर की बातें घुमाता था कि नहीं जी, कौन तुम्हारे को भड़का रहा, कौन ऐसा कर रहा। कुछ दोस्तों का नाम भी बताना चाहती हूँ मैं,
सैयद सुहेल है और आकाश, इनका बहुत अच्छा बचपन का दोस्त, उनके थ्रू मुझे पता चला कि ये हैदराबाद के अंदर है। मैं उससे बोलती रही कि आप मुझे किसके सहारे छोड़कर गए हो, ऑलरेडी मैं यतीम हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, भाई बहन हैं, सब अपने लाइफ में बिजी हैं, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, ये सोचकर मैं शादी करी जो है। उसके बाद जो है मुझे इतना टॉर्चर करने लगा, इतना टॉर्चर करने लगा, इतना परेशान कर, मैं प्रेग्नेंट है, मैं कहाँ जाती, किसके ऊपर रहती जो है। मैं इसको फोन करती रही, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ऐसी हालत में, ना मेरे पास घर है ना पैसा है, मैं किसके ऊपर रहूं। हाँ जी आता हूँ आता हूँ आता हूँ करके ऐसे टालता रहा। मैं तंग आकर मैं अपनी बहन के घर, बड़ी बहन के घर ऊंचाहार चली गई। उनके वालिद के घर गए आप? नहीं, वो मुझे सिर्फ चीट करता रहा कि इस महीना ले जाऊंगा, अगले महीना ले जाऊंगा, अगले। और उनके फैमिली वाले भी मेरे से काफी पैसा लिए फोन के जरिए, बोलते फोन हाँ दे दो पैसा, पैसा का। जब पैसा मेरा खत्म हो गया, सब कुछ ले लिया, तो जब मैं उनको अपने एक्सेप्ट करने के लिए बोलते थे, शुरू काय को एक्सेप्ट करती, मार देने की धमकी, काट देने की धमकी, मुझे नीचा गिराया, मुझे कैरेक्टरलेस बोला गया, पता नहीं क्या क्या मेरे माँ बाप को बोले। किसने बोले आपको कैरेक्टरलेस? कैरेक्टरलेस मेरी नंद नाजिया खान, मेरी नंद खतीजतुल कुबरा नाम है, मेरी सास अफरोज खान, उन्होंने मेरे माँ बाप को गाली दी, जो कि वो मर चुके थे। तो आप ही बताइए मेरे माँ बाप का क्या कसूर था। मेरी अम्मी का इंतकाल 8 साल पहले हो चुका था, मेरी शादी। ये है अजहर खान, मेरे शौहर, ये काबे के पकड़ पकड़ के इन्होंने निकाह किया, इन्होंने हमें चीट किया। और उनकी फैमिली, किसको, ये इनके पापा हैं रईस खान, कहाँ के रहने वाले हैं? गोलकुंडा के रहने वाले हैं, छोटा बाजार 9-8-25 के रहने वाले हैं। और इनका बड़ा भाई अफरोज, ये है अशरफ खान है, ये इनकी सिस्टर जो मुझे लगातार गालियां देती थी। और इन सब में सबसे बड़ा रोल इनके मामा का है, कौसर मोइनुद्दीन के साथ जो खड़े हुए हैं मोहम्मद नदीम। ये मुझे शुरू से ही मार देने की, काट देने की धमकी देते रहे कि मैं एमएलए के साथ हूँ, ऐसा हूँ ऐसा हूँ करके। ये है मोहम्मद नदीम। अब जो है बताइए, मेरे हाथ में जो है बच्चा था 1.5 महीने का, मैं क्या करती, कब तक किसी पे डिपेंड रहती। मैं देहरादून से लखनऊ से हैदराबाद तक का सफर मेरा कैसा रहा आप लोग समझ सकते हैं। कब है हैदराबाद आप? मैं 28 फरवरी को आई हैदराबाद। आकर कोई पुलिस वालों से किसी से नहीं, सुनिए, मैंने किसी और के नंबर के थ्रू, क्योंकि अजहर खान ने तो मुझे शुरू से हाइड करने की बीमारी थी, हाइड कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे। मैं किस अपना दर्द किससे बोलती, आप शौहर थे, आप ही से तो बोलते हैं, किससे बोलते। ये मुझे शुरू से हरास करते रहे, मारते पीटते। इनका सिर्फ एक ही मकसद था कि जब तक मेरी खूबसूरती थी, इन्होंने 3 साल तक मेरे साथ धोखा कर रहा है। फिर मैंने वहां से अपने सूटकेस बच्चे को ली, टिकट कराई देहरादून से लखनऊ से, फिर मैं हैदराबाद पहुंची, कैसे कैसे पूछताछ करते हुए पहुंची। पहुंचने के बाद, यहाँ आने के बाद भी 4 दिन तक रुककर मैंने उसको मौका दिया, जो भी बात है आकर सामने नहीं आया, डराता रहा, क्या कर लेती। हमारे साथ MIM के लोग हैं, लीडर्स हैं, कौसर मोइनुद्दीन MLA साहब है, सब पता नहीं क्या क्या बोलकर डराता रहा। खैर मुझे नहीं पता, लेकिन फिर मैं मजबूर होकर मैं गोलकुंडा PS को गई। वहां पर मैंने कंप्लेंट दिया। पहले दिन तो मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया, लेकिन दूसरे दिन जब मैं पहुंची तो मेरे पास कॉपी है। उसके बाद फिर जो है दूसरे दिन पहुंची, मैं सुबह 10 बजे के गई। मैं फीडिंग मदर हूँ, बच्चे को दूध पिलाती हूँ। मैं सुबह से भूखी प्यासी वहां पे बैठी रही, सबका नंबर आता था, मेरा नंबर ही नहीं, क्योंकि शायद वहां थाने के अंदर किसी का प्रेशर पड़ चुका था। अब उसके बावजूद फिर रात 10 बजे वहां के लोग आए, कुछ लीडर्स को लेकर आए, और उनका मामा मोहम्मद नदीम लेकर आया डराने के लिए, दोबारा PS में नको आओ, ये कर देता वो करता, सर्कल साहब के सामने। मैं वहीं पे बोली क्या कर लेते, मार देते। तो बाहर लेकर गया, मुझसे कह रहा दोबारा नको, जान से मार देता, वैसे मार देता, वैसे कहता। बहुत तरह से मुझे टॉर्चर किया, गालियां दी। और एक नाम और है आजम खान, जो लंगर हाउस के रहने वाले हैं, उन्होंने मुझे कैरेक्टरलेस पता नहीं क्या क्या बोला, बहुत ही गंदे अल्फाज यूज किए। फिर मैं
मुझे सर्कल साहब ने बोला कि आप वुमेन पुलिस स्टेशन में जाइए, वहां पे कंप्लेंट दर्ज कराए। मैं वहां पर गई, अपना कंप्लेंट दिया, फिर एफआईआर हुआ। वहां पर भी आने के बाद अजहर खान ने मुझे तेलुगु में गालियां दी और कांस्टेबल लेडी के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या अच्छा बुरा बोला। मुझे तेलुगु नहीं आती और इंग्लिश भी ज्यादा नहीं आती, और हिंदी में भी इतनी गंदी गंदी गालियां देता रहा, तो उन लोगों के सामने ही, ठीक है। अब इसके ऊपर किसका हाथ है, किसके उस पे ये कूद रहा है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है, क्यों इतना वो कर रहा है। इसने मुझसे शादी नहीं की, इसने मुझसे साजिशन रेप किया है, मेरा रेप। मुझे इससे पैसा नहीं चाहिए, गुजारा भत्ता नहीं चाहिए। ये बोला मेंटेनेंस देता हूँ, मुझे गुजारा भत्ता नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। इसको जेल भेजाया जाए, इसको 7 साल के लिए जो रेप की सजा होती है, वो इसने साजिशन एक रेप किया है मेरे साथ। इसने शादी करने वाले छोड़कर नहीं जाते हैं, शादी करने वाले छोड़। मुझे तेलंगाना पुलिस से मैं ये अपील करती हूँ, खासकर असद साहब से, अकबर साहब से अपील करती हूँ कि मैं आपके स्पीचेस बहुत सुनती थी, आपकी हिम्मत पर मैं आई, लेकिन यहाँ आकर पता चला क्या कसूर था। मेरी अम्मी का इंतकाल 8 साल पहले हो चुका था, मेरी शादी होने के 5-6 महीने बाद मेरे अब्बू का इंतकाल हो चुका था। तो अगर कोई मुझे कुछ बोलेगा तो क्या मैं उसको जवाब नहीं दूंगी? आप ससुराल वाले हैं तो इसका मतलब थोड़ी ना है किसी का आप नाजायज फायदा उठाएंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। आप क्या हैं, किस बल पे आप बोल रही हैं? क्या वो नहीं एक्सेप्ट करती है? आप नाली के गटर की कीड़े के बराबर है। मैंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मैं कुछ तो समझ कर मुझे पैदा किया। फिर मैं धीरे धीरे फिर मेरी डिलीवरी हो गई 2021 में। मैं 4 दिन लेबर पेन में तड़पी, 4 दिन मैं तड़पती रही देहरादून में। गैर लोग आकर मुझे यकीन दिलाए कि कुछ भी नहीं होगा। मैं उसको फोन करती रही। अजहर, हाँ जी ठीक, अल्लाह सब बेहतर करेगा। ना मेरे पास पैसा था, ना कुछ था। मैं बीवी थी, क्या आपको फोर्स कर करके मैं पैसा लेती आपसे खर्च? भी बच्चे क्या फोर्स करके पैसा लेते हैं? मेरे पास 2 महीने का, देखिए मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको।